हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो मैंने बताया था कि अब मैं एमपी की ज्योग्राफी यानी कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या है, थोड़ा अपन रिवीजन कर ले रहे हैं जो अपन ने पढ़ा है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है, जिला समितियाँ, तो थोड़ा रिवाइज कर लो, ठीक। देखो क्या हुआ था जब अंग्रेज़ गए थे तो अपना इंडिया कैसा था, ऐसा था। कितने पार्टों में डिवाइड कर रखा था दोनों, 4 पार्टों में, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक। तो ये याद रखना। पार्ट ए में क्या था, जहाँ प्रांत प्रांत वाला एरिया, मतलब जहाँ पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट शासन हुआ करता था, ठीक। और पार्ट बी में थी ये रियासतें दिख रही हैं, ये बड़ी बड़ी रियासतें, ठीक है, पीली वाली। और ग्रे में थी पार्ट सी में छोटी रियासतें। और पार्ट डी वाला जो हिस्सा था वो ये वाला था, अंडमान निकोबार वाला, ठीक है। तो ये साइड से ही था, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अपने मध्य प्रदेश जब गठन होगा तो इसमें कोई पार्ट डी का कोई रोल नहीं है, पार्ट ए और बी और सी का ही रोल है, ठीक है। तो ये अपन ने समझ लिया था वीडियो में अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह का छोड़ के गए थे। और फिर अपन को मध्य प्रदेश का गठन करना था, तो कैसे हुआ तो वो अपन सब डिटेल में देख लिया। अपन थोड़ा बस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपन को क्या हुआ, तो पार्ट ए देखो, अब यहाँ पे देखो वो चीज़ जो पार्ट ए बी सी डी है ना। तो पार्ट ए में मध्य प्रदेश का कौन सा भाग था, ये वाला, ठीक है। इसे अपन कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ठीक है। मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जाना जाता है पार्ट ए को। इसकी राजधानी हुआ करती नागपुर, याद रखना। और इसके जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे थे, कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये याद रखना, ठीक। नागपुर। पार्ट बी में कौन आता था, ग्वालियर और इंदौर, ये रियासतें दोनों आती थी, ठीक है। पार्ट बी में रियासतें आती थी, ठीक, ये वाले एरिया में, ठीक है। ग्वालियर हुआ करती थी 6.5 महीने या 6 महीने कहीं कहीं पर लिखी राजधानी गर्मियों की। और 5.5 महीने हुआ करती थी इंदौर राजधानी, ठीक। तो ये याद रखना। और जो पार्ट बी यानी कि इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, पार्ट बी को, ठीक है। तो पार्ट बी को मध्य भारत के नाम, इसके राज्य प्रमुख कौन थे, राज्य प्रमुख थे यहाँ पर ग्वालियर वाले एरिया के थे जीवाजी राव, और इंदौर के थे यशवंतराव होलकर द्वितीय, दोनों याद रखना, ठीक है। और पार्ट बी यानी मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पे, 1947, 48, 56 तक जब तक मध्य प्रदेश, तो उस टाइम पे थे अपने लीलाधर सेठ, ठीक है। लीलाधर सेठ याद कर रखना, ठीक, पार्ट बी। और पार्ट सी में कौन सा हिस्सा आता है, ये वाला, ठीक। पार्ट सी में आता है ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया, ठीक। पार्ट बी सी में इसमें आता है जो बघेलखंड और बुंदेलखंड का एरिया, वो मिला दिया जाता है। थोड़ा बघेलखंड का और बुंदेलखंड का एरिया मिला के जो रियासतें थी उनकी, वो थी अपनी विंध्य प्रदेश वाली। पार्ट सी को अपने विंध्य प्रदेश भी नाम से जाना जाता था, ठीक है, उस टाइम पे। तो पार्ट सी में आता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा, रीवा, ठीक, रीवा हुआ करती थी। और पार्ट सी के जो विंध्य प्रदेश वाले एरिया के जो राज प्रमुख थे वो थे राजा मार्तंड सिंह, और मुख्यमंत्री थे अवधेश प्रताप सिंह, ठीक है, याद रखना। और पार्ट सी का एक और हिस्सा था भोपाल, पार्ट सी का ही भोपाल हिस्सा था, ठीक। तो इसके जो प्रमुख हुआ करते थे हमीदुल्ला, और इसके मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे वो शंकर दयाल शर्मा। तो जितना याद रखना, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, अपन ने डिटेल में सब समझ लिए, थोड़ा रिवाइज कर रहे थे, ठीक। तो ये क्या हुआ था, फिर मैंने बताया था कमेटियाँ आई हैं, 10 धर कमेटी आई थी, जेबीपी कमेटी आई थी, क्योंकि अब देशों के क्या बन रहे थे, पुनर्गठन हो रहा था, राज्यों का बनना था, कैसे बनना, भाषा के आधार पर कमेटियाँ आई थी, उनको मना कर दिया था। जैसे धर कमेटी थी 1948 में, जेबीपी थी, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया था भाषा के आधार पर अपन क्या करेंगे, राज्य नहीं बनाएंगे। बट फिर एक घटना घटी थी, रमल्लू नामक व्यक्ति थे, वो अपन ने स्टोरी सब समझी। तो फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 पे, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य पहला है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक। ऐसे ही फिर क्या हुआ, फजल अली कमेटी आई, फिर उसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसी के आधार पर फिर राज्य बनना स्टार्ट हो गया, उसी से अपना मध्य प्रदेश बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश बना था, फिर इन पार्टों को कौन कौन से हिस्से आए थे वो अपन समझ ही चुके हैं, ठीक। लेकिन और एक याद रखना, अपना जो भोपाल रियासत है वो कब विलय हुई थी, क्योंकि रियासतों का क्या एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो भोपाल रियासत कब हुई थी, ये याद रखना, 1 जून 1949, ठीक है, ये याद रखना। भोपाल का विलय कब हुआ था भारत में, 1 जून 1949 को याद रखना। लेकिन जब जिले बताए थे तब जिला कब बना था, तो मैंने बताया था वो कब बना था, 1972 में 2 जिले बने थे। एक राजनांदगांव बना था, वो आज छत्तीसगढ़ में, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे अपने एमपी में ही था। और भोपाल कहाँ से अलग होकर बना था, सीहोर से अलग हो बना था 1972 में। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब भोपाल का विलय हुआ था, जब रियासत थी भोपाल, तब 1 जून 1949 को विलय हो चुका था, अपने इंडिया में आ चुका था। लेकिन जब जिला बना तो वो सीहोर से अलग होकर जिला बना 1972 में, और सीहोर की तहसील हुआ करती थी भोपाल, ठीक है। तो ये अपन ने सब देख लिया था। फिर बीपी दुबे कमेटी आई, ठीक है, सिंहदेव कमेटी आई, ये कमेटियाँ इनसे अपने ज़िले बने, ठीक है। तो वो सब अपन ने देख लिया था वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो उसको समझ लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया अपना क्या राज्य बने, तो राज्य कब बने, फिर अपने ऐसे छोड़ के गए थे अंग्रेज, ठीक है, 4 पार्टों में। लेकिन आर प्रेजेंट में कितने हैं इंडिया में,
दो पार्ट है हमारे मेनली, एक राज्य होता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। बस पहले क्या ABCD हुआ करते थे, लेकिन आज मेनली क्या पार्ट है, वो पार्ट क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली है, चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, ठीक है। और जो राज्य हैं UP MP बिहार, ये सब राज्य है। तो अपने बस मेनली अब दो पार्टों में है अपना इंडिया, पहले 4 पार्टों में अंग्रेजों में कर रखा था, ठीक है। तो ये याद रखना। और जब 1956 में जब रिपोर्ट आई थी फजल अली की, तब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बन के तैयार हुए? 14 राज्य थे, ठीक, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये MPPSC में इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी अपन देखेंगे, ठीक। ठीक, तो अपन मध्य प्रदेश का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन समझेंगे। मध्य प्रदेश का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, ठीक है। देखो समझो से प्राकृतिक विभाजन, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश और पूरी पठार, 3 भागों में मेनली डिवाइड कर रखा है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश या सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, पूरी पठार, ठीक है। फिर मध्य उच्च प्रदेश है, उसके 5 भाग हैं, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश, ठीक। देखो क्या है, जीरा, ये बघेलखंड का पठार और ये सतपुड़ा, ये 2 हो गए। और एक तीसरा ये मध्य उच्च प्रदेश, जो पहले नंबर का अपन ने लिखा था वो है मध्य उच्च प्रदेश, ठीक। ये है बघेलखंड का और ये हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। तो 3 पार्ट है, लेकिन मध्य उच्च प्रदेश का पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए ये पूरा एरिया आता है इस मध्य। इसके अंदर है मालवा का पठार है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, ठीक, ये वाला एरिया नर्मदा सोन घाटी, ठीक। तो देखो मध्य उच्च प्रदेश समझते हैं, ये 3 पार्टों में मैंने बता दिया। क्या है मध्य उच्च प्रदेश, यह राज्य के 2/3 से भी अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, बिल्कुल विस्तृत है। देखो कैसे विस्तृत है, देखो मध्य उच्च प्रदेश पूरा इतना है, फिर उसके बाद सतपुड़ा मेकाल श्रेणी इतनी है और बघेलखंड इतना है। तो 2/3 तो आ ही रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है एरिया, ठीक। 2/3 हिस्सा 2/3 क्षेत्र पर विस्तृत है। यह कटप्पा, विंध्याचल, दक्कन ट्रैप की विशाल चट्टानों और नवीन जवाब से निर्मित है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बस देख लो, पढ़ लो, क्योंकि इतना अभी इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये MPPSC मेंस के लिए ज़रूरी है, इसमें कौन सी चट्टान किस तरह की पाई है, ठीक है। अपन को बस अभी थोड़ा समझ लो, जो इंपॉर्टेंट होगा वो देख लो, जैसे MPPSC प्री है, MPSI और ये व्यापम के एग्जाम, उसके हिसाब से देखो भाई, ठीक है। ये पूरा मेंस के टाइप से है, तो अपन इतना ज़्यादा समझेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना याद रखना, 2/3 हिस्सा है और नवीन जवाब से निर्मित है, ठीक है। विशाल चट्टान ये पुरानी टाइम की बहुत पुरानी होती है, विंध्याचल ट्रेंड, ठीक है। विंध्याचल ट्रैप की जो विशाल चट्टान है, तो बहुत पुरानी टाइम की, ठीक। तो अपन को ज़्यादा भी चट्टान समझने, जब इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अपन चट्टानों को समझेंगे, ठीक है। तो क्या 2/3 पर स्थित है, ठीक। तो और कुछ नहीं देखना है। पश्चिम से पूर्व तक मध्य प्रदेश की उठी हुई भूमि में वस्तुता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश का प्रमुख हिस्सा, इस प्रदेश की विशालता, ठीक है। अब देखो क्या है, इसकी विशालता अपन ने देखी है, एरिया बहुत अधिक है, विविधता एरिया भी बहुत अधिक है, विविधता भी अधिक होगी, इसीलिए इसे अपन ने क्या 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि बहुत बड़ा भाग है, एक भाग में तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। इसमें ऐसे अपना मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अब उनके अंदर, अब इसके अंदर देखेंगे जो 5 भाग हैं उनको समझेंगे, ठीक। तो देखो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का, विंध्यन कगारी और मालवा और नर्मदा सोन घाटी, विंध्यन कगारी या रीवा पन्ना का पठार, इसको एक नाम से जाना जाता है, ठीक। देखो ठीक है, ये सब है। देखो मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक, ये सब मैप में देख लो, समझ में आ जाएगा। ये रहा मालवा का पठार, ठीक। ये नर्मदा सोन घाटी, ये रीवा पन्ना, ये बुंदेलखंड का एरिया है, ठीक। ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, ये बघेलखंड है। देखो मालवा का पठार, ठीक। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है, बिल्कुल स्थित है, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ये मध्य में भी आ रहा है, मध्य पश्चिम वाले हिस्सा में भी आ रहा है, तो ठीक वही बोल रहा है इसमें, मैप से अपन समझ रहे हैं, ठीक है। इसकी अक्षांशीय स्थिति देख लो। अक्षांशीय स्थिति क्या होती है, अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आप अक्षांश और देशांश पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये है अपनी पृथ्वी, बीच में से जाती 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। एक जात जिसे बोलते हैं अक्षांश, जो लेटी हुई है यानी कि ऐसे में, वो अक्षांशीय है। जो खड़ी हुई हैं ऐसी रेखाएं अपनी पृथ्वी पर, उन्हें बोलते हैं अपन देशांतर रेखाएं, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये वाली 0 है भूमध्य रेखा, ऐसे ही एक देशांतर भी होती है 0, ठीक है। अब जैसे ये वाली 0 है, ठीक, अक्षांश में जो 0 इसके ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उसके नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। ये वाली भूमध्य रेखा के ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी, ऐसे देशांतर में होता है ये वाली लाइन 0। तो इसके इस साइड होगा वो पूर्वी होगा, इस साइड होगा वो पश्चिमी होगा, ठीक। तो वही है।
तो अपन अच्छे से समझेंगे भाई, इतना थोड़ा याद रख लो, इतना पूछा भी नहीं जाता अपने प्रिय व्यापम में। ये अक्षांशीय स्थिति बोला मेंस में ही पूछा जाता है, ठीक है, तो अपने नॉलेज के लिए उसमें लिखना पड़ता है सब कुछ, ठीक। तो प्री के हिसाब से नहीं देखना। तो अक्षांशीय स्थिति क्या है, 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ये मालवा का पठार, ठीक है। तो जितना अपन को याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है मध्य प्रदेश की कुल भूमि का कितना 28% भाग। तो जितने ही पठार में सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, इसी का है, मालवा का पठार का 28.6%, ठीक। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है, ठीक। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र से 500 मीटर है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी याद रखना। मालवा की पूरी जितनी मिट्टी है वो काली मिट्टी है, ठीक है, चिकनी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी अपन जानते हैं। अपन मिट्टियाँ भी पढ़ेंगे एमपी की आगे ज्योग्राफी में, तो अच्छे से समझेंगे, ठीक। लेकिन अभी इतना याद रखना कि मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती, काली। मालवा का पठार दक्षिण सीमा पर अधिक ऊंचा है, ठीक है, दक्षिण वाले एरिया में ये अधिक ऊंचा है, और उत्तर की तरफ ऊंचाई इसकी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। देख लो, इसमें बस एक दो चीज़ याद रखना है, जैसे 500 मीटर ऊंचाई, इतना भी नहीं पूछा, बस इतना याद रखना है, इसमें 28.6% भाग पर स्थित है, और सबसे बड़ा मालवा का पठार है सभी पठारों में, ठीक है। अब इसकी प्रमुख चोटियाँ देखो, मालवा पठार में जाना पाव पहाड़ी है, याद भी रखना, जाना पाव महू के पास, ठीक है, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। अपन नदियाँ भी पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे, ठीक, कौन सी नदी कहाँ से, लेकिन अब यहाँ पे भी आ जाए तो यहाँ पे भी अपन बताएंगे। तो जाना पाव पहाड़ी है, ठीक, वहाँ से निकलती है चंबल नदी महू से, ठीक है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम है, इंदौर के पास महू है, ठीक, वहाँ से। और बांचू पॉइंट भी यहीं पर स्थित है, तो ये भी याद रखना, पूछा जाता है बांचू पॉइंट कौन से पठार में है, तो मालवा के पठार में, ठीक है। और इसी के अंदर है शिकार चोटी, ठीक है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी है शिकार चोटी, इसे याद रखना, ये फैक्ट है। तो इसमें जितने भी फैक्ट बता रहा है वो याद रखना, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। तो शिकार मालवा पठार की पूछा जाएगा, सबसे ऊंची चोटी कौन थी, शिकार, याद रखना, 881 मीटर है जो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। तो ये मालवा पठार अपन देख रहे हैं, ठीक। अब जिसकी प्रमुख फसलें देख लो, इसमें गेहूँ, कपास, सोयाबीन होती है। सोयाबीन तो अपने इंदौर उज्जैन में तो अच्छी खासी होती है, ठीक है, सोया प्रदेश भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। और क्या है, जैसे गेहूँ, कपास भी होता है। कपास क्यों होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक होता है। काली मिट्टी के लिए जो सबसे उपजाऊ खेती है वो कपास की है, ठीक। तो याद रखें, तो कपास तो होना ही होना है काली मिट्टी में, और गेहूँ तो नॉर्मल होते ही है, ठीक है। मालवा को गेहूँ की डलिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। अपन जो छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश का अनन्य है, मालवा की गेहूँ की डलिया बोलते हैं, ये सब चीज़ें अपन एक वीडियो में छोटे मोटे फैक्ट हैं उनको ले आएंगे, ठीक है, जिनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और अलग से एक वीडियो बना देंगे अपन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी प्रमुख फसलें हो गई मालवा के पठार की। अब देखो प्रमुख नदियाँ इस वाले मालवा के पठार में कौन सी, माही है जो धार से निकलती है, चंबल बताया इंदौर के महू से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से, बेतवा है रायसेन के कुमरा गाँव से निकलती है, और छपरा नहीं, छिपरा है, ठीक है, छिपरा नदी जहाँ पर उज्जैन स्थित है, और लगता है अपना कुंभ का मेला, ठीक है, छिपरा नदी पर। काली सिंध है, पर काली सिंध ये निकलती है देवास से। तो ये नदियाँ क्या है, पार्वती है, ठीक है। आदि नदियाँ कहाँ है, ये अपने मालवा के पठार में प्रभावित होती हैं, ठीक। तो अपन ये नदियों को अच्छे से बाद में वीडियो बनाएंगे नदियों का, उसमें समझेंगे, ठीक है। तो याद रखना। प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ पर, मतलब ये वाला एरिया जो मालवा का पठार है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, गुना, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, शाजापुर, देवास, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, धार आदि जिलों में इसका क्या है, विस्तार है मालवा का पठार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मालवा का पठार, अपन ने समझ लिया, ठीक। ये वाला एरिया पूरा मालवा का पठार, ठीक, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक। अब अपन देखेंगे दूसरा है नर्मदा सोन घाटी, ठीक। नर्मदा सोन घाटी मैप में देख लो कहाँ पर है ये, ठीक है, ये वाला एरिया नर्मदा सोन घाटी ये, ठीक है। इस मैप में देख लो या फिर ये वाली मैप में समझो, यहाँ समझ में आ जाएगा। ये वाला एरिया दिख रहा है नर्मदा सोन घाटी ये, ठीक, ये नर्मदा सोन घाटी। तो अपन इसको देखते हैं। नर्मदा सोन घाटी ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग नर्मदा नदी की घाटी पर स्थित है, ठीक है। तो अपन ने देख लिया दक्षिण में ही है, जो कि एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है, आसपास की जो ज़मीन है वो ऊपर उठ जाती है और बीच की ज़मीन है वो धसी रह जाती है, उसे बोलते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है। वही वाला एरिया है पूरा भ्रंश घाटी, आसपास की ज़मीन को उठ जाना और जो बीच की ज़मीन है वो धसी जाएगी, ठीक है। तो धसी हुई ज़मीन होती है उसी को भ्रंश घाटी कहते हैं, और इसी में नर्मदा नदी बहती भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी।
तो ये क्या होगा, भ्रंश घाटी है। ठीक है, ठीक। तो भ्रंश घाटी ये होती है, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है। ठीक है, याद रखना। इसकी अक्षांश स्थिति देख लो, 22 डिग्री से 23 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक है। ये क्या है, इसकी अक्षांश स्थिति। इतना याद नहीं रखना है इसको, ठीक है, अपने लायक अभी है नहीं है। अपन इसको मेंस जब पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे, ठीक है। में स्थित है ये मध्य प्रदेश की कुल भूमि का 27 पॉइंट, ये अपन को याद रखना है, ठीक। मालवा कितना था, 28.6, और इसको याद रखना है 27.9 भाग पर स्थित है। 27.9% भाग ये मध्य प्रदेश का घेरता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, नर्मदा सोन घाटी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई याद रख लो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 300 मीटर है। तो ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी की स्थिति वगैरह है, अपन ने देख ली। इसकी प्रमुख नदियाँ जो यहाँ पर बहती हैं वो है नर्मदा, सोन, ताप्ती, तवा, ठीक है। तवा होशंगाबाद से निकलती है, ताप्ती बैतूल से, सोन अमरकंटक और नर्मदा भी अमरकंटक से, ठीक है। तो ये क्या है, इस एरिया की नर्मदा सोन घाटी की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। इसका विस्तार देख लो, विस्तार कहाँ का पर मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन का भी कुछ हिस्सा आता है, मालवा में भी आता है, बट इसमें भी कुछ हिस्सा आता है जो दक्षिणी हिस्सा है, बड़वानी, देवास का भी हिस्सा आता है। तो ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी में ये भी याद है, ठीक। तो ये नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। एक बार मैप में और देख लो समझने के लिए, ठीक है। देखो ये रहा नर्मदा सोन घाटी, ठीक। तो इसमें जो अपने जिले बताए वो इसमें आ जाते हैं थोड़े, ठीक है। लोकेशन इसकी देख लेना मैप से। आगे देखो क्या हो गया, नर्मदा सोन घाटी हो गया। अब देखें अपन मध्य भारत का पठार, जैसे चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मध्य भारत का पठार। इसकी लोकेशन देखो कहाँ है, ये रहा मध्य भारत का पठार। यहाँ से अपना नीमच का एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये ठीक है, क्या है, मध्य भारत का पठार है, ठीक है, एमपी में। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो अपन आगे ये वाले मैप में देख लेंगे, ठीक। ये देखो ये वाला एरिया, ये दिख रहा है पिंक कलर का, ये मध्य भारत का पठार, ठीक। अब देखो समझो, लोकेशन देख लिया अपन ने। तो यह उत्तर प्रदेश से लगा है, बिल्कुल देखा है लोकेशन अपन, राजस्थान से सटा हुआ है, ठीक है। विंध्यन शैल समूह का हिस्सा है, ठीक। जो पुराने टाइम की जो शैल समूह होती हैं वो अपन बाद में समझाएंगे, ठीक है। स्थिति देख लो इसकी, 24 डिग्री से 26 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 80 पूर्वी देशांतर में। तो ठीक है, ये अपन को याद रखना। लेकिन अब इसमें देखो ये चंबल घाटी जो है वो इसी अब एरिया में मध्य भारत के पठार में, ठीक है। तो ये याद रखना है, चंबल घाटी इसी में आती है। और इसका परसेंटेज कितना है, 10.6% भाग पर स्थित है मध्य प्रदेश के। जैसे मालवा देखा अपन ने, नर्मदा सोन घाटी देखा, ऐसे ही इसका भी पार्ट है, इतने पार्ट पर है ये मध्य प्रदेश के इतने पार्ट पर, ठीक है। तो यह एवरेज इसकी ऊंचाई याद रखो तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना। मध्य भारत का जो पठार है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको याद रखना, ठीक। और क्या याद रखना इसके अलावा, जो अपना बेड़ है, चंबल नदी द्वारा बेड़ बनाया गया, वो भी याद रखना है इसी एरिया में, ठीक। इसे गली इरोजन के नाम से भी जाना जाता है। गली इरोजन का मतलब मिट्टियों का छटाव कर देती नदी, बहुत तेज़ बहाव से आती है चंबल, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका बहाव भी तेज़ है। और यहाँ पर कोई इतने एमपी जो अपना एरिया है भिंड मुरैना वाला, वहाँ पर इतने पेड़ भी नहीं है तो मिट्टी के जो कटाव को रोक सके, इसीलिए यहाँ पर कटाव मिट्टी का बहुत हुआ। जलोढ़ मिट्टी भी होती है, अपन पढ़ेंगे इसकी विशेषता, उसकी मजबूती जो पकड़ होती है बहुत कमज़ोर होती है। और पेड़ भी नहीं है, जो पेड़ होते हैं वो मिट्टियों को रोक के रखते हैं, बट वो भी कंडीशन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या कटाव होता रहा मिट्टी का, ठीक है। और वो छोटी छोटी भेड़ के टाइप में बनते गए, कटाव होता गया तो क्या गली इरोजन, यानी कि नीचे नीचे धंसती गई हैं, ऊपर थोड़े पठार से ऊपर उठाए हैं, जिन्हें बाद में भेड़ बन चुके हैं वो, ठीक है। तो वो स्थिति इसीलिए हुई है चंबल के बहाव के कारण, ठीक। तो याद रखना, चंबल नदी अपन पढ़ेंगे तब और समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है अपना हो गया जलोढ़ मिट्टी, याद रखना प्रमुख, ये क्वेश्चन बन जाता है। गली इरोजन का क्वेश्चन MPPSC में भी आया, ठीक है, तो वही बनता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ देख लो, चंबल तो है ही, पार्वती है, सिंध है, कूनो है, कुंवारी है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं मध्य भारत पठार की, ठीक है। और प्रमुख फसल है सरसों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर होती है भिंड मुरैना में, खासकर मुरैना में सरसों अच्छी खासी होती, ठीक है। तो यहाँ की प्रमुख फसल है सरसों और चना। इसका विस्तार देख लो कहाँ पर है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और नीमच वाले एरिया में, ठीक है। ये अपन ने मैप में देख लिया था, ये वाले एरिया में, ठीक, ये वाला मुरैना वगैरह, ठीक। तो ये क्या होगा अपना दूसरा होगा, तीसरा मध्य भारत का पठार, अपन ने 3 देख लिया, ठीक। अब देखो आगे कौन सा है,
रीवा पन्ना का पठार या विंध्य का पठार, ठीक है, इसे जानते हैं। तो ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई देख लो, अपन को याद नहीं रखना। इसकी अक्षांश स्थिति देख लो, ठीक है, याद भी नहीं रखना। इसमें कुछ एक दो चीज़ें वो याद रखना है, जैसे रीवा पन्ना की लोकेशन पहले देखो, ठीक है, ये रहा रीवा पन्ना पठार, ये लिखा है रीवा पन्ना, तो रीवा पन्ना पठार ये है, ठीक, याद रखना लोकेशन रीवा पन्ना, ठीक। तो क्या है इसमें देखो, इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गुडविल चोटी है, वो सद्भावना शिखर या कालूमार के नाम से भी जानी जाती है। इसके 3 नाम है, गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर, कालूमार चोटी, ठीक है। तो याद रखना, पूछा जाता है। 752 मीटर इसकी ऊंचाई है और दमोह में स्थित है, ठीक। यह विंध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। विंध्य प्रदेश या विंध्य पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे मैंने बताया था, मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अपनी शिखर। ऐसे ही विंध्य या रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी या कालूमार। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है कि विंध्य पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मालवा की कौन सी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, इसको याद रखना, ठीक है। इसकी प्रमुख नदियाँ जैसे कैन वगैरह, सोन नदी है, तो ये प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। और विस्तार कहाँ है? रीवा, पन्ना, सतना, दमोह में, ये इसका विस्तार है रीवा पन्ना का। तो इसमें इतना ही है। तो ज़्यादा पास इंपॉर्टेंट क्या है? जीवाली चोटी याद रखना, ठीक, और लोकेशन याद रखना। तो आगे देखो, बुंदेलखंड का पठार 5वां, ठीक है। मध्य उत्तर प्रदेश के पार्ट देख रहे हैं ना अपन, उसमें 5 थे, ये 5वां है बुंदेलखंड का पठार, ठीक। तो इसमें क्या है देखो, उत्तर में यमुना के जलोढ़ मैदान, ठीक है, लोकेशन देखो इसकी, ठीक है, लोकेशन देखो, बुंदेलखंड का पठार ये रहा, ठीक है। यहाँ से यमुना आती है यूपी में, ठीक, ये वाले लोग। तो वही बोल रहा है कि इसके उत्तर में, यानी कि इसके उत्तर में, यानी कि ये वाले एरिया में, ठीक, ये वाले एरिया में, इसके एरिया में क्या देखो, इस उत्तर में यमुना का जलोढ़ मैदान बताया, जलोढ़ मिट्टी है अपने एरिया में पाई जाती है, यूपी वाले, इटावा वाले, जालौन वाले एरिया में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी की खासियत है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जितनी मिट्टी हैं अपने इंडिया में, उसमें सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ी मिट्टी होती है। क्यों होती है? जब अपन पढ़ेंगे मिट्टियाँ तब समझाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखो, उत्तर में क्या है? यमुना के जलोढ़ मैदान है। दक्षिण में विंध्याचल, हाँ है बिल्कुल, देखो लोकेशन में विंध्याचल वाला एरिया, ठीक है, रीवा पन्ना, ये विंध्याचल, विंध्यन का बारे में बताया, ठीक है। तो वही है, दक्षिण में विंध्याचल और पूर्व में बघेलखंड तथा पश्चिम में मालवा का पठार से घिरा हुआ है, ठीक है। लोकेशन में देख लेना, यही है, ठीक। तो ये इसकी अक्षांश स्थिति अपन को नहीं देखना, बस हाँ यहाँ पर मिट्टी याद रखना, पूछा जाता है बुंदेलखंड के पठार की मिट्टी कैसी, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये इतना याद रखना, ठीक। इसकी प्रमुख नदियाँ क्या हैं, कौन कौन सी? बेतवा है, धसान है, सिंधु, सिंधु नहीं सिंध, ठीक है, सिंध है, याद रखना, ठीक। और कैन नदी, ये यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये इतना है, बस इतना ये याद रखना। जलोढ़ मिट्टी वाला मिट्टी, काली पीली मिट्टी, और आगे जो चोटी है वो देखो, सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर, ठीक है। दतिया में जो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा, ठीक है, 1172 मीटर, ये क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मालवा की बताई थी शिकार, ठीक है, और कहाँ की बताई अपन ने? रीवा पन्ना के पठार की या बिंदन की बताई थी, ठीक। कालूमार या गुडविल, सद्भावना शिखर, ऐसी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी तुम्हारी सिद्ध बाबा 1172 दतिया में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखो क्या है, विस्तार कहाँ पर? निवाड़ी वाला एरिया है, छतरपुर वाला थोड़ा एरिया है, टीकमगढ़ है, ये वाले एरिया, दतिया है, भिंड का कुछ क्षेत्र आ जाता है। तो ये कहाँ आते हैं? बुंदेलखंड के पठार में, ये याद रखना, ठीक है। ये वाला एरिया अपना देखा, ठीक, ये रहा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। इसका परसेंटेज मैं बता दें, वहाँ पर नहीं लिखा, देखो कितना परसेंटेज, 7.7, ठीक है, 7.7। और ये कितना था? मध्य भारत 10 पॉइंट, ठीक है। तो 7.7% है इसका, ठीक, याद रखना। और कितने वर्ग किलोमीटर, ये कुछ अपन को याद नहीं रखना इतना डिटेल में, ठीक है। तो ये याद रखना। तो अपन ने क्या देख लिया? देखो अपन ने देख लिया मध्य उच्च प्रदेश, ठीक, मध्य उच्च प्रदेश अपन देख रहे थे, ये वाला ये मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। उसमें से ये 5 पार्ट थे, अपन ने देख लिए, ये भी, ठीक। मध्य भारत का वर्धा, बुंदेलखंड, विंध्यन का गार, मालवा, नर्मदा, सोनघाटी, ठीक है। इसमें मध्य उच्च प्रदेश कंप्लीट हो गया। अपन देखेंगे सतपुड़ा, मेकाल, श्रेणी और पूरी पठार या बघेलखंड का पठार, ठीक है, बघेलखंड का पठार। तो एक पार्ट अपन ने कर लिया। तो अपन अब अगले वीडियो में देखेंगे अपने जो 2 पार्ट रह गए हैं उसको भी, ठीक है। ये वाला एक सतपुड़ा, मेकाल, श्रेणी ये वाला, और बघेलखंड का पठार ये वाला, ठीक है। जैसे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में आती है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर जी रही, ठीक है।
तो ये अपन आगे समझेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या अपन ने थोड़ा रिवीजन भी कर लिया अपन ने, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो कैसे है वो वीडियो भी डला है और लिंक भी उसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, और पॉलिटी सीरीज चल रही है उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो भी चल रही है साथ में, वो भी देखते हैं। वैसे इसमें जो टॉपिक खत्म हो जाए, पॉलिटी खत्म हो जाए तो अपन या फिर इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर ये एमपी वाला भी टॉपिक हो जाए फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये अपनी सीरीज़ क्या चलती रहेगी, ठीक है। तो समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।